नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में अपन ने देखा था मेंडल के द्वारा दिए गए शब्द जैसे कि आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, मेंडल के महत्व, मेंडल असफल क्यों रहे अपने जीवन के दौरान, इन सब बातों पर गौर किया था। उसके बाद में अपन लास्ट में चलते चलते पहुंच गए थे कि मेंडल ने जो मटर का पादप चुना था उसके अंदर बहुत से विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। उन विपर्यासी लक्षणों में से मेंडल ने 7 लक्षणों का चयन किया था। तो उन 7 लक्षणों का जो चयन किया है उसकी टेबल मैंने पहले बना दी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। इस चीज़ को आप पहले समझें और समझने के बाद में आप इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसको नोट कर लें। तो सबसे पहले अपन समझेंगे मेंडल के द्वारा जो 7 लक्षणों का चयन किया गया था। किसकी? मटर की बात हो रही है। मटर पादप के 7 लक्षणों का चयन किया गया था। तो जो पहला लक्षण था वो था तने की लंबाई। तने की लंबाई के अंदर भी 2 लक्षण होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी लक्षण था लंबापन, अप्रभावी लक्षण था बौनापन। इसी तरह दूसरा लक्षण क्या? पुष्प की स्थिति, कि पादप के अंदर पुष्प कहाँ लगे हुए हैं, शीर्ष पर लगे हुए हैं या बगल में लगे हुए हैं। अगर बगल में लगी हुई स्थिति होगी, बिल्कुल टॉप पे शीर्ष पे होगा तो शीर्षस्थ हो जाएगा। और कक्षीय, दूसरी स्थिति कौन सी हो जाएगी? प्रभावी कक्षीय कक्षस्थ हो जाएगी। तीसरा लक्षण दिया पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, जो प्रभावी रंग होता है वो बैंगनी होता है, अप्रभावी रंग होता है वो श्वेत रंग होता है। चौथा लक्षण दिया बीज का आकार। बीज के आकार में प्रभावी कौन होगा? गोल होगा। अप्रभावी कौन होगा? झुर्रीदार होगा। पांचवा जो लक्षण दिया गया था वो था बीज का रंग। बीज का रंग प्रभावी स्थिति में पीला होता है, अप्रभावी स्थिति में हरा होता है। छठा लक्षण दिया फली की आकृति। फली की आकृति जो फूली हुई थी वो प्रभावी थी और जो अप्रभावी स्थिति में सिकुड़ी हुई थी। फली का रंग, फली का रंग हरा तो प्रभावी, अप्रभावी पीला। इसमें पॉइंट नंबर 5 और 7 में गौर करें। एक तो यहाँ बीज का रंग, बीज के रंग तो प्रभावी कौन सा है? पीला, लेकिन फली का प्रभावी रंग कौन सा है? हरा। इन चीजों का दोनों विपरीत हैं। ये देखो, इसका अप्रभावी हरा है लेकिन इसका अप्रभावी पीला है। तो इन दोनों का ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आपको याद रखने के लिए जो 7 लक्षण लिए हैं, इनमें से ये तो तने की लंबाई वाला लंबापन और बौनापन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन से मतलब 10वीं क्लास में भी थे मेंडल के नियम, वहां भी आपने पढ़ा था। बाकी को याद रखने के लिए अपन इसमें से इन्होंने 3 चीजों पे देखो। पुष्प के लिए दो लक्षणों का चयन किया, बीज के लिए 2 लक्षणों का चयन किया और फली के लिए 2 लक्षणों का चयन किया। और इनमें से भी 3, सभी में एक एक तो कौन सा है? पुष्प का भी रंग है, बीज का रंग है और फली का रंग है। इसके बाद में एक एक स्थिति अलग है कि पुष्प की स्थिति, बीज का आकार, बीज का रंग, फली की आकृति। इन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रभावी हैं स्थितियां हैं और ये अप्रभावी स्थितियां हैं। और ये दोनों, एक चीज और देखो, ये दोनों अपने आप में शुद्ध हैं, दोनों अपने आप में शुद्ध हैं, अशुद्ध नहीं है। आगे अपन देखेंगे कि अशुद्ध स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ आगे जब प्रयोग करवाएंगे, संकरण के प्रयोग होंगे, एक एकल संकरण है, द्विसंकरण है, उसके अंदर अपन इनको प्रतीक के रूप में काम लेते हैं। तो प्रभावी लक्षणों के लिए सभी में कैपिटल वर्ड मिलेंगे आपको अंग्रेजी के, और अप्रभावी में क्या मिलेंगे? स्मॉल। देखो वही है सभी में। प्रभावी में लंबेपन के लिए कैपिटल टी, बौनेपन के लिए स्मॉल टी, बैंगनी रंग के लिए पुष्प का कैपिटल डब्ल्यू, और श्वेत रंग के लिए स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है। तो ये सभी क्या है? प्रभावी स्थिति के लिए अपन कैपिटल वर्ड का यूज करेंगे, अप्रभावी स्थिति के लिए स्मॉल वर्ड का यूज करेंगे। तो वीडियो को आप पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद में इसको उतार लेंगे। ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात। तो आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद में इसको उतारें। इसके बाद में अपन बात करेंगे, इसके बाद में अपन जो बात कर रहे हैं उनमें कुछ वैज्ञानिक जो बाद में मेंडल के द्वारा नियम दिए गए थे, उनमें से कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मेंडल ने पुष्प का रंग, जो अपन ने तीसरा लक्षण लिया है, उसमें पुष्प के रंग के स्थान पर कई वैज्ञानिक किसका रंग मानते हैं? तीसरा बीज का एलिमेंट, बीज कवच का रंग लेते हैं, सफेद और धूसर। तो उसको अपन इसके नीचे नोट डाल के लिखेंगे। एक बार आप इसको फिर से देख लो, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद में इसको उतारना है। एक चीज अपन और लिखना भूल गए, इसके अंदर अपन, मैंने उस दिन भी बताया था कि अपन इन चीजों
किसमें पढ़ेंगे, पार्ट के रूप में। तो ये आपका आज पार्ट कौन सा है, थर्ड। दो पार्ट हो गए हैं, ये आपका तीसरा पार्ट। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से नोट कर सकते हो। इसके बाद में जब आप लिख लोगे तो नोट डाल के अपने को लिखना है, कुछ लेखक, जैसा कि अभी बताया आपको, वैज्ञानिक सॉरी लेखक, कुछ लेखक पुष्प के रंग के स्थान पर, पुष्प के रंग के स्थान पर बीज कवच, बीज कवच के रंग को, बीज कवच के रंग को मानते हैं। तो इनमें से कौन होगा, प्रभावित होता है श्वेत, अप्रभावित होता है धूसर। धूसर जो ग्रे कलर होता है वो। ठीक है, इसको भी नोट करें। इससे पहले जो पिछला पार्ट है उसके अंदर अपन ने देखा था कि मेंडल को उसके जीवन काल के दौरान सम्मान और यश प्राप्त नहीं हुआ था। बाद में तीन वैज्ञानिक थे, तीन अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उनके प्रयोगों को श्रेय में लाया। और मेंडल, अब बात करते हैं कि मेंडल सफल क्यों हुए। तो आप हेडिंग डालेंगे, मेंडल सफल क्यों हुए, क्या कारण है जिसके कारण क्या हुए मेंडल सफल हुए। सबसे पहला कारण था मेंडल का सफल होने का कि उन्होंने किसका चयन किया, मटर के पादप का चयन किया। मटर के पादप का चयन करने के कारण जो कौन कौन से कारण थे वो आपको पहले लिखवा दिए। जैसे कि मटर का पादप छोटा होता है, द्विलिंगी होता है, अधिक मात्रा में फल फूल आते हैं। तो ये उसका क्या था, तो मतलब कम अवधि का पादप है, इसलिए एक ही जीवन काल में एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इसकी कई पीढ़ियां उगा सकता है। तो पहला तो उसका सफलता का कारण था कि मेंडल ने किसको चुना, मेंडल ने मटर के पादप को चुना। यदि मेंडल मटर के पादप के बजाय नीम के पेड़ को चुनता या आम के पेड़ को चुनता तो उसके तो जीवन काल में एक ही पूरा ही पेड़ होता। तो सफलता का पहला कारण तो ये था। दूसरी बात अपन ने जैसा कि बताया कि मेंडल एक पादरी था, लेकिन मेंडल एक पादरी होते हुए उसकी सोच कैसी थी, मेंडल की सोच वैज्ञानिक थी। मेंडल की सोच वैज्ञानिक थी। तीसरी बात जो उसके अपन कमियों में मान रहे थे कि उस समय जो उनकी गणितीय गणनाएं थी वो कठिन लगी, वो लोगों की समझ से परे थी, लेकिन वास्तव में कठिन नहीं थी। मेंडल ने जो कैलकुलेशन निकाला, अनुपात निकाला, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेंडल को सांख्यिकी का अच्छा ज्ञान था। स्टैटिक्स होती है, आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, 10वीं तक। और इसके बाद में ध्यान रखना, बीएससी के अंदर आप जाओगे उस समय भी आपके स्टैटिक्स चलेगी। स्टैटिक्स 3 जगह चलती है, आर्ट में, भूगोल में भी चलती है, और आपकी जूलॉजी के अंदर भी स्टैटिक्स चलेगी, सांख्यिकी। तीसरा कारण क्या था, मेंडल को सांख्यिकी का अच्छा ज्ञान था।
जिसके कारण उनकी गणनाएं सही, जितने भी अनुपात निकाले उन्होंने सारे क्या थे, सटीक अनुपात। ठीक है, तीसरा उसकी सफलता का कारण ये था। चौथा कारण, मेंडल ने जो प्रयोग किए, जैसे कि अभी अपन ने 7 विपर्यासी लक्षण लिए हैं, मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण को लेकर प्रयोग किया। जब जैसे कि एक बार में एक लक्षण को लेकर प्रयोग करने के, जैसे कि पादप की लंबाई वाला कर रहा है कि तने की लंबाई, तो उस समय उसने जब प्रयोग कर रहा था तो उस समय उसने केवल तने की लंबाई को ही ध्यान में रखा, लंबा और बौनेपन के लक्षणों पर ही ध्यान दिया। बाकी उसके बीज के रंग कैसे आ रहे हैं, पुष्प कैसा आता है, फली कैसी है, इन सब चीज़ों पर उसने गौर नहीं किया। तो प्रारंभ में जो प्रयोग किए, पहले प्रयोग किए, वो केवल एक लक्षण को लेकर किए। एक लक्षण से प्रयोग करने के बाद में फिर दो लक्षणों को लेकर प्रयोग किया कि 2 लक्षणों में क्या स्थिति आती है। तो ये भी उनकी सफलता का कारण था। अगर मेंडल एक साथ ही 7 लक्षणों पे ध्यान देने लग जाता तो बाकी लक्षण उसकी, यानी उनकी गणना सटीक नहीं आती, अन्य जगह उनका ध्यान भटक जाता। तो ये भी एक अच्छी बात थी। तो ये भी लिखेंगे आप, मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण को लेकर प्रयोग किए। एक बार में प्रयोग करते समय एक ही लक्षण का ध्यान रखा, उसके बाद में तथा बाद में दो लक्षणों को लेकर प्रयोग किए। ये चौथा कारण था, इसको नोट करें आप, नोट पर से मिटा रहा हूं। पांचवा कारण उनकी सफलता का क्या था कि मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए, चाहे वो प्रारंभ में एक लक्षण को लेकर किए थे, बाद में दो लक्षणों को लेकर किए, उन सब का क्या रखा, मेंडल ने रिकॉर्ड रखा। नंबर 5, मेंडल ने अपने समस्त प्रयोगों के रिकॉर्ड रखे। और ये रिकॉर्ड रखे तो क्या फायदा होगा कि भाई उस पीढ़ी में क्या आया था, उस लक्षण को लेकर क्या आया था, अन्यथा सब चीजें क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे भूल जाता। तो उससे क्या फायदा मिला उसको, नियमित रूप से जितने भी परीक्षण थे उन सभी का नियमित रूप से क्या रखा, उन्होंने रिकॉर्ड रखा। छठा पॉइंट और लिख लो, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनके लिए शुद्ध पादपों का चयन किया। शुद्ध का मतलब आप ये मत देखना कि जैसे अपन यहाँ प्रभावी और अप्रभावी शुद्ध नहीं है, शुद्ध अलग चीज हो गई है। अप्रभावी भी शुद्ध होता है, प्रभावी भी शुद्ध होता है। अप्रभावी को आप अशुद्ध मत मानना, इस चीज को बिल्कुल अभी दिमाग में बैठा लेने के अप्रभावी अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। अप्रभावी भी कैसा है, शुद्ध ही। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो पादप चुने प्रयोगों हेतु वो कैसे थे, शुद्ध। मेंडल ने प्रयोगों हेतु शुद्ध पादपों का
चयन किया। ठीक है, ये इसके 6 कारण थे जिसके कारण क्या मिले, मेंडल को सफलता मिली। ठीक है, इनको भी आप उतारो। साथ साथ नहीं उतार पा रहे हैं, इनको क्या कर लेंगे, अपन वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो एक बार अपन इनसे मेंडल सफल क्यों हुए उनकी फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले सफलता का कारण क्या था, मेंडल ने किसको चुना, मटर के पादप को चुना। मटर के पादप की विशेषताएं थी वो आप पीछे पढ़ चुके हो। दूसरी बात, मेंडल पादरी होते हुए भी उनकी सोच कैसी थी, वैज्ञानिक सोच थी। मेंडल ने जो अपने समस्त प्रयोग किए उनके क्या रखे, नियमित रूप से रिकॉर्ड रखे। मेंडल ने अपने समस्त प्रयोगों के, या एक चीज और जोड़ दो, नियमित रूप से रिकॉर्ड रखे, कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि एक का कर दिया एक का नहीं किया। अगली बात, मेंडल ने प्रयोगों के लिए किस प्रकार के पादपों का चयन किया, शुद्ध पादपों का चयन किया। अगला एक कारण, और अगले कारण की बात करें, मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण को लेकर प्रयोग किया, चाहे वो लंबेपन का हो, चाहे बीज के रंग का हो, चाहे फली की आकृति का हो, जो भी कारण था, प्रारंभ में एक एक को लेकर किया, उसके बाद दो दो लक्षणों को लेकर किया। तीसरी बात भाई, उनके बाद में जो प्रयोग आए उनके रिकॉर्ड थे, उनके रिकॉर्ड के लिए क्या लगा, मतलब गणितीय ज्ञान चाहिए, तो मेंडल को स्टैटिक्स का अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण उनकी गणनाएं क्या आई, सटीक आई। ये कारण थे जिसके कारण मेंडल को क्या मिली, सफलता। यहाँ तक एक परिचय की बात होगी मेंडल के कि मेंडल ने क्या क्या किया। उसके बाद में अपन आते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए, कौन कौन से प्रयोग किए, एकल संकरण का क्या आया, द्वितीय संकरण का क्या आया, उन सब चीजों को अपन पढ़ेंगे। लेकिन मेंडल के प्रयोगों को पढ़ने से पहले अपन कुछ शब्दावली से परिचित होंगे, कुछ शब्दों से परिचित होंगे, अन्यथा आगे आपको दिक्कत आएगी। जैसे कि समयुग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है, एलील क्या होते हैं, विगम विकल्पी क्या होते हैं, या अपन कहें संकर क्या होते हैं, जनक कौन था, प्रतीक क्या थे इनके लिए, सिंबल्स। तो पहले उन सब शब्दावली से परिचित होंगे। हालांकि मतलब इन शब्दावली को अपन आप अपनी बुक में देखोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन पहले ही अपन इन चीज़ों से परिचित हो जाते हैं। तो अपन पहले हेडिंग डालेंगे आनुवांशिकता से संबंधित शब्दावली। आनुवांशिकता से संबंधित शब्दावली। कौन कौन से वर्ड आपके काम आएंगे। पहला वर्ड है अपना जनक। नॉर्मली जनक से तो आप समझ ही जाते हैं जनक किसके लिए यूज होता है, माता पिता के लिए। लेकिन यहाँ पर अपन जनक शब्द की बात कर रहे हैं, तो मेंडल ने जिन पादपों को संकर प्रयोग के लिए चुना वो कौन को क्या कहलाए, जनक कहलाए। तो इसको नोट करेंगे अपन। मेंडल ने जिन पादपों को संकर प्रयोग के लिए, मेंडल ने जिन पादपों को संकर प्रयोग के लिए काम में लिया उन्हें जनक कहते हैं। उन्हें जनक कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। उन्हें जनक कहते हैं। और दूसरा, इनको दर्शाने के लिए किसका लिया, पी से रिप्रेजेंट किया। पी जनक मन पेरेंट, जिसे पी से बिफोर पेरेंट, पी से रिप्रेजेंट किया।
अब एक बार शब्दावली से पहले मैं एकल संकरण प्रयोग का थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि कौन सी चीज़ कहाँ क्या हो रही है। शब्दावली भी समझ में आ जाएगी और प्रयोग जो पहले किए हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो अपन हल्का सा उसको समझने के लिए करते हैं, वहाँ से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो अपन ने अभी बात की कि मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण को लेकर चला। जैसे कि अपन बात करें कि मेंडल लंबेपन के लक्षण को लेकर चला और लंबेपन के लक्षण को लेकर अपने साथ साथ शुद्ध जनकों का भी चयन किया था। तो शुद्ध जनक कौन कौन से हो जाएंगे उसके लिए लंबेपन के लिए? एक तो लंबा पादप होता है लंबे, तो दूसरे कौन हो जाएंगे? बोन। ठीक है, ये दोनों अपने आप में शुद्ध हैं और जहां जहां शुद्ध होंगे उनके लिए अपन क्या करेंगे? लंबे के लिए कैपिटल शब्द इस्तेमाल करेंगे और बोने के लिए स्मॉल टी। ठीक है, ये दोनों का चयन किया। इन दोनों को ही क्या कहेंगे अपन? जनक कहेंगे। जो अपन ने भी डेफिनेशन दी कि जिन पादपों का चयन किया उन्हें क्या कहा? जनक कहा। ठीक है, उसके बाद में इनसे क्या प्राप्त होंगे? अपने को युग्मक प्राप्त होंगे। इससे जो प्राप्त होने वाले युग्मक होंगे गैमेट्स जिसे लिखते हैं, इनसे प्राप्त होने वाले युग्मक दोनों समान प्रकार के कैपिटल टी प्रकार के होंगे। इससे प्राप्त होने वाले कैसे होंगे? स्मॉल टी प्रकार के होंगे। अब इन युग्मकों के मध्य क्या होगा? क्रॉस होगा। क्रॉस होगा तो अपने को ये प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये पीडी कौन सी होगी? पहली पीडी, प्रथम पीडी है ये पीडी प्रथम पीडी है। इसे तो अपन लिखते हैं इसे F1 से। अब F1 पीडी के मध्य भी क्या करवाएंगे? इनके मध्य, जैसे वहां पे अपने कहा था स्वपरागन वाली बात, तो इन्हीं पीडी के इससे जो पादप प्राप्त होंगे, एक पादप प्राप्त नहीं होगा, बहुत से पादप प्राप्त होंगे, तो इन पादपों के मध्य ही क्रॉस करवाएंगे। तो इन पादपों के मध्य जब क्रॉस करवाएंगे, यानी एक तो ये है, आपको अभी इनको बनाना नहीं है, केवल समझना है, कहीं साथ साथ बनाने की कार्रवाई स्टार्ट कर। ये केवल समझने के लिए आपको शब्दावली नोट करनी है, बाद में प्रयोग आएगा उस समय आप इसको नोट करोगे, अभी समझना है। जैसे एक पादप ये है, दूसरा पादप ये हो गया। अब इस पादप से प्राप्त होने वाली युग्मक एक तो कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, इससे एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा। अब इनके मध्य अपन क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। यहाँ देख लीजिए इसका क्रॉस, जब इनके मध्य अपन क्रॉस करवाएंगे कैसे? इसका या तो इसके साथ हो सकता है या फिर किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। अगर इसके साथ होगा, एक कैपिटल टी इधर है एक इधर है, तो अपने कैसा प्राप्त होगा? कैपिटल टी कैपिटल। इसके साथ होता है तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, या फिर इसका इसके साथ हो सकता है, इसका इसके साथ होगा तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका इसके साथ होगा तो दोनों क्या प्राप्त होंगे? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये पीडी नेक्स्ट F2 पीडी आ गई। अब समझो ये क्या हो गए थे? जनक हो गए थे। अब इससे जो प्राप्त होने वाला था ये F1 पीडी थी। अभी अपन आएगा प्रभावी और अप्रभावी की बात आएगी। तो इस पीडी के अंदर जो अपने को प्रारूप प्राप्त हुआ वो कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये पादप दिखने में सारे पादप कैसे थे? लंबे थे। अर्थात इसमें कौन सा लक्षण प्रभावी हुआ? लंबेपन का लक्षण प्रभावी हुआ, जिसने किसको ढक दिया? बोनेपन को ढक दिया। इसलिए पादप दिखने में सारे कैसे हैं? लंबे हैं। ठीक है, इसलिए लंबापन कैसा हुआ? प्रभावी हुआ। अब इनके जो, और ये पीडी कैसी हुई? देखो ये कैसे, एक चीज इनके साथ साथ अपन और समझते चलेंगे। ये क्या है? समयुग्मजी। ये सारे शब्द अपने को ये परिभाषा लिखनी है, समयुग्मजी। ये भी कैसा है? समयुग्मजी, जिनके अंदर दोनों एलिल, यानी इन्हें युग्म विकल्पी भी बोलते हैं, इंग्लिश में एलिल बोलते हैं, जिनके अंदर दोनों समान, या तो दोनों कैपिटल हो या दोनों ही स्मॉल हो, उन्हें क्या कहा जाता है? समयुग्मजी कहा जाता है। और जिसके अंदर दोनों अलग अलग हो, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इन्हें क्या कहा जाता है? विषमयुग्मजी कहा जाता है। प्रभावी और अप्रभावी प्रारंभ में अपन को नहीं मालूम कौन सा प्रभावी है अप्रभावी है। अपने को पता कहाँ पड़ेगा? जब F1 पीडी आएगी उस समय अपने को पता पड़ेगा प्रभावी कौन है, क्योंकि पहली पीडी में कौन सा लक्षण प्रकट होगा? प्रभावी ही प्रकट होगा। ठीक है, ये सब चीजें वर्ड हैं जो इनसे संबंधित है। इसके बाद में अपन आगे चलते जाएंगे, नए नए शब्द आते जाएंगे, उनसे अपन परिचित होते जाएंगे।
लक्षण प्रारूप है वो चलो आगे बताएंगे। विग्रम विकल्पी वाली बात होगी, संयुग्मजी हो गया, विसंयुग्मजी हो गया, प्रतीक, प्रतीक इंग्लिश के वर्ड है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता इसको नहीं है क्योंकि आगे आएगा प्रयोगों के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में इसको वीडियो का शायद टाइम 20 मिनट से ऊपर गया, रोकते हैं, नेक्स्ट में करेंगे नहीं तो लंबा हो जाएगा।